60s का बॉम्बे, आज का मुंबई, तब भी आज ही की तरह भागता दौड़ता और जगमगाता था। करोड़ों की भीड़ को अपने साये में पालने वाले मुंबई ने आज तक कई तरह की इंसानी और कुदरती आफतों को झेला है। 1965 रात दिन जागने और भागने वाला बॉम्बे अचानक से शाम होते ही खामोश होने लगा था। सूरज ढलने के बाद सड़कें और बाजारें खाली हो जाती, यहाँ तक कि घर के खिड़की दरवाजे तक बंद हो जाते। लाठी और हथियारों से सजे कुछ लोग गलियों में पेट्रोलिंग करते नजर आते। कारण मुंबई की सड़कों पर लाशें मिलने लगी थी। मिलने वाली सभी लाशों में एक पैटर्न थी। लगभग सभी विक्टिम्स गरीब और मजदूर वर्ग के लोग थे, जो ज़्यादातर शाम होने के बाद फुटपाथ पर या अपनी झोपड़ी के बाहर ही सोने वाले थे। और मरने वाले सभी के सिर पर किसी लोहे की ब्लंट चीज़ से बेरहमी से वार किया गया था। सन 1965 और 66 के बीच करीब 19 लोगों पर हमले हुए थे, जिनमें से 9 लोगों की मौत हो गई थी और 10 किसी तरह बचकर भाग गए थे। इन बचने वालों ने जिस तरह से हमलावर का हुलिया बताया था वो कुछ इस तरह था: नीली शर्ट, खाकी चड्डी और पैरों में गंदे से जूते, हाथ में लोहे की नुकीली रोड को ज़मीन पर घसीटकर चलता हुआ दरिंदा। रमन राघव, आज़ाद हिंदुस्तान का पहला सीरियल किलर, जिसे सिंधी दलवाई, अन्ना, थाम्बी और वेलुस्वामी के नाम से भी जाना जाता था। साल 1968, 2 साल की खामोशी के बाद फिर से हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया। वही फुटपाथ पर सोने वाले गरीब विक्टिम्स, वही किलिंग स्टाइल और वही हत्यारा रमन राघव। लेकिन इस बार विक्टिम्स की संख्या कई ज़्यादा थी। रमन ने अपने कन्फेशन में 41 लोगों को मारने की बात मानी है, जिसमें मर्द, औरतें और यहाँ तक कि दूध पीते बच्चे तक शामिल हैं, और उसमें से कईयों के बारे में उसने डिटेल में बताया है। रमन, जो दिन के उजाले में एक आम आदमी की तरह किसी भीड़ में खोया रहता था, वो शाम ढलते ही एक खूंखार दरिंदा बन जाता था। अपनी लोहे की रोड को ज़मीन पर घसीटता हुआ बेफिक्री से चलता, और जहाँ कहीं कोई भी फुटपाथ या खुली झोंपड़ी में सोया हुआ मिलता, उसके सर पर अपनी लोहे की रोड से मार मार कर मौत के हवाले कर देता। एक बार रमन ने झोपड़ी में सोए हुए एक व्यक्ति को देखा। उसने अपनी लोहे की रोड से उस आदमी के सिर पर 3 से 4 वार किए। आदमी वहीं पर मर गया। फिर उसने उस मरे हुए आदमी की जेब में झाँका, कुछ चिल्लर और बीड़ी निकली। फिर उसने झोपड़ी में देखा तो शाम का कुछ खाना बचा हुआ था। रमन ने उस मरे हुए आदमी की लाश के पास बैठकर उसी लाश के खून से रंगे हुए हाथ से खाना खाया और बचा हुआ खाना वहीं छोड़कर वहीं से चला गया। ऐसे ही एक बार रमन अपने शिकार को ढूंढता हुआ घूम रहा था, तभी उसकी नज़र झोपड़ी में सोई एक महिला पर पड़ी। रमन ने पहले तो उस महिला के सिर पर अपना रॉड मारकर उसे मार दिया। फिर उसने उस महिला का कंबल हटाया तो देखा कि वो महिला बिना कपड़ों के सोई हुई थी। रमन ने उस मरी हुई महिला की लाश का बलात्कार किया और कई बार किया। एक बार फिर से उसने झोपड़ी में बचा हुआ खाना खाया और अपनी खाकी चड्डी पर हाथ पोंछता हुआ चला गया। रमन ने अपनी हैवानियत में दूध पीते हुए बच्चे तक को नहीं बख्शा। एक बार रमन ने देखा कि एक झोपड़ी में एक महिला अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। उसके गले में सोने का मंगलसूत्र था। रमन को इस महिला में अपना शिकार नजर आया। रमन ने उस महिला के सोने का इंतज़ार किया। सुबह हो गई इंतज़ार करते करते, पर ना तो वो महिला सोई और ना ही उसका 2 महीने का बच्चा। उस दिन तो रमन चला गया। अगले दिन रात को वो फिर से आया। आज भी वो महिला जग रही थी। आज भी रमन कुछ नहीं कर पाया। ये सिलसिला 4 दिन तक चलता रहा। 5वें दिन मुंबई में बारिश हो रही थी। बारिश में भी रमन अपना छाता लेकर शिकार के लिए निकला। रमन झोपड़ी के ऊपर चढ़ा, एक पत्थर हटाकर देखा। बदकिस्मती से आज वो औरत सो रही थी। बगल में उसका 2 महीने का बच्चा और उसका पति भी सोया हुआ था। रमन झोपड़ी में घुसा और अपनी रॉड से पहले उस महिला के पति को मार दिया, फिर उस औरत को भी मार दिया और उसके गले का मंगलसूत्र निकालकर अपनी जेब में रख दिया। इस शोरगुल में वो बच्चा भी जग गया और रोने लगा। रमन ने एक पल भी सोचे बिना उस बच्चे को भी अपनी उसी रॉड से मार दिया। सबको मारने के बाद रमन उस महिला के बगल में लेट गया और उस मरी हुई औरत के बदन को घूर रहा था। लेकिन तभी वहां अचानक कोई पास में रहने वाली बुढ़िया शायद शोरगुल और चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वहां आ गई। देखकर भौचक की रह गई, कुछ बोल नहीं पाई। बुढ़िया को देखकर रमन खड़ा हुआ और चला गया, अपना छाता वहीं पर छोड़कर। रमन के बयान के मुताबिक वो अपना छाता लेने वापस तो गया था, पर पुलिस और लोगों की भीड़ देखकर वापस चला गया।
रमन ने जब उस मंगलसूत्र को बेचने की कोशिश की तब पता चला कि वो मंगलसूत्र असल में सोने का था ही नहीं। रमन जब किसी को मारने की ठान लेता तो वो कोई भी हद तक जाकर उसे मारता था। एक बार उसने एक झोपड़ी में एक आदमी को देखा, वो झोपड़ी का दरवाज़ा खोल नहीं पाया। रमन ने एक नया लोहे का रॉड बनवाया और उस आदमी की झोपड़ी से दूर एक सुरंग बनाई। 4-5 दिन की मेहनत के बाद उस सुरंग के जरिए झोपड़ी तक पहुंचकर आखिर उसने उस आदमी को मार ही दिया। रमन का पकड़ा जाना भी एक अलग कहानी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक तरफ सड़कों पर हत्याओं का सिलसिला चल रहा था। लोगों को शाम होने के बाद अपने घर से बाहर निकलने में भी डर लगता था। लोकल पुलिस इतनी कोशिश के बावजूद भी क्लूलेस थी। पब्लिक का दबाव बढ़ने के बाद केस को लोकल पुलिस से लेकर सीआईडी को सौंपा गया। उन दिनों मुंबई सीआईडी के प्रमुख थे डीसीपी रमाकांत कुलकर्णी। रमाकांत कुलकर्णी उसी साल सीआईडी चीफ के रूप में नियुक्त किए गए थे। यंग एज, दिखने में भी छोटे और पुलिस ऑफिसर कम प्रोफेसर जैसे ज़्यादा दिखने वाले कुलकर्णी को जब सीआईडी का चीफ बनाकर ये केस सौंपा गया तो बहुत ही क्रिटिसिज्म हुआ कि एक यंग और अनएक्सपीरियंस्ड ऑफिसर को इतना सेंसिटिव केस सौंपा गया। लेकिन रमाकांत की काम करने की स्टाइल और उनकी टीम ने सबको गलत साबित कर दिया। वैसे उन्हें इंडिया का शेरलॉक होम्स थोड़ी कहा जाता था। 27 अगस्त 1968 डोंगरी पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर एलेक्स फियाल्हो अपना रूटीन राउंड लगा रहे थे। तब उन्होंने देखा कि डर से भरी सुनसान सड़क पर एक आदमी हाथ में छाता लेकर बेखौफ घूम रहा था। फियाल्हो को उस आदमी पर संदेह हुआ। उसने वही नीले रंग की टी शर्ट और खाकी चड्डी पहनी थी। पैरों में जूते थे जो बेहद गंदे और मिट्टी वाले थे। उसका छाता भी गीला था। हालांकि उस दिन तो डोंगरी में बारिश नहीं हुई थी। बारिश तो हुई थी मलाड में, जहां अगले दिन ही मर्डर हुआ था। फियाल्हो ने पहले तो उसका पीछा किया, पर फिर आगे जाके उसे रोका और उसे उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम बताया, सिंधी दलवाई। फियाल्हो का शक अब यकीन में बदल गया। इंस्पेक्टर फियाल्हो अब राघव को पूछताछ के लिए डोंगरी स्टेशन ले गए। उसके पास से पुलिस को एक चश्मा, एक कंघी, कैंची, साबुन, लहसुन, चाय की पत्ती और एक डायरी जिसमें बहुत अजीब सी चीज़ें लिखी हुई थी वो मिली। उसकी उंगलियों के निशान को पुराने फिंगरप्रिंट्स जो कि हत्याओं के समय इकट्ठे किए गए थे उससे मैच किए गए और फाइनली कंफर्म हो गया कि यही है रमन राघव उर्फ सिंधी दलवाई यानी सीरियल किलर। रमन राघव की गिरफ्तारी की खबर चलते ही लोग रमाकांत कुलकर्णी की ऑफिस के बाहर इकट्ठा हो गए और जश्न मनाने लगे। आखिरकार वो दरिंदा पुलिस के हाथ लग गया था, जिसकी वजह से लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। अब रमन पकड़ा तो गया, पर वो अपना मुंह खोलने को तैयार ही नहीं था। उसका मुंह खुलवाने के लिए सभी तरह की तरकीब अपनाई गई, पर रमन पर कोई भी टॉर्चर का कोई असर नहीं होता था। वैसे में अचानक किसी पुलिस कर्मचारी ने रमन से यूं ही पूछ लिया, तुम्हें कुछ चाहिए? रमन बिना वक्त गवाए बोल पड़ा, मुर्गी। पहली बार रमन ने मुंह खोला तो मुर्गी के लिए। उसके लिए चिकन कड़ी लाई गई। चिकन कड़ी ख़त्म होने के बाद उसे फिर से पूछा गया। इसने जवाब दिया, वेश्या। पुलिस और ज़्यादा परेशान हो गई। चिकन की ख्वाहिश पूरी करने वाली पुलिस रमन की इस मांग को पूरा नहीं कर सकी। इसके बाद रमन ने अपने पूरे बदन पर तेल से मालिश की, कंघी से अपने बाल ठीक किए और फिर पुलिस से बोला, क्या चाहिए आपको? जाहिर सी बात है, पुलिस ने उसे उन हत्याओं के बारे में पूछा। रमन पुलिस को अपने साथ आरे के जंगल में ले गया। वहाँ उसने एक पेड़ के पीछे से अपना हथियार निकाला, जिसमें वो लोहे के रोड और चाकू भी था। जैसे एक छोटा बच्चा दूसरे बच्चे को अपने खिलौने दिखाता है, वैसे ही राघव पुलिस को अपने हथियार दिखा रहा था। रमन को कोर्ट में हाजिर किया गया, जहां जज के सामने उसने 41 मर्डर कबूल किए। पुलिस की माने तो एक्चुअल मर्डर काउंट इससे कई ज़्यादा हो सकते हैं। अपने कबूलनामे में उसने बताया कि उसने अपनी इच्छा से ये सब मर्डर किए हैं और उसके लिए उसको कानून द्वारा निर्देश दिए गए थे। रमन की मानसिक हालत और भी ज़्यादा फकड़अप थी, जिसके ऊपर पूरा एक वीडियो बन सकता है। 2 जून 1969 मुंबई में एडिशनल सेशंस कोर्ट के जज ने रमन के मुकदमे की सुनवाई शुरू की। 13 अगस्त 1969 रमन को 25-26 अगस्त 1968 की रात को मलाड में 2 भाई बालचंद जगन्नाथ यादव और दुलार जग्गी यादव के डबल मर्डर केस में फांसी की सज़ा सुनाई गई। रमन ने इस फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं की। सेशंस कोर्ट ने अपने फैसले के कन्फर्मेशन के लिए रमन का केस हाई कोर्ट में भेजा। 22 अगस्त 1969 को रमन ने हाई कोर्ट की सुनवाई में शामिल होने की इच्छा जताई। कानून के अनुसार रमन के लिए 2 डिफेंस लॉयर नियुक्त किए गए। 8 और 9 जनवरी 1970 को
रमन के साथ अपनी मुलाकात के बाद इन वकीलों ने अपना मत बनाया और हाईकोर्ट को सूचना दी कि रमन मानसिक रूप से पागल हैं और इसलिए खुद को बचाने में असमर्थ हैं और ये सारे खून करते समय वो मानसिक रूप से कमज़ोर था, इसलिए उन्होंने रमन का प्रॉपर तरीके से मेडिकल चेकअप करने का सुझाव दिया। कोर्ट ने 3 साइकियाट्रिस्ट की टीम को रमन का चेकअप करने का ऑर्डर दिया, जिसके प्रमुख डॉक्टर थे डॉक्टर चांदोरकर। डॉक्टर चांदोरकर ने रमन के साथ 14 इंटरव्यूज़ किए और उसके बाद अपना रिपोर्ट दिया। 28 फरवरी 1970 को डॉक्टर चांदोरकर ने अपना रिपोर्ट कोर्ट को सबमिट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि आरोपी रमन राघव पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित था, एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान कुछ ऐसी बातों को सच मानने लगता है जो कि असल में बिल्कुल होती नहीं है। रमन की मानसिक हालत ऐसी थी कि उसे ये यकीन हो गया था कि वो कानून का पालन करते हुए लोगों को मार रहा है, एक ऐसा कानून जो सिर्फ वही समझता है और बाकी के लोग उस कानून के खिलाफ हैं। डॉक्टर चांदोरकर की रिपोर्ट के बाद हाईकोर्ट ने सेशंस कोर्ट के फैसले को कंफर्म ना करते हुए उसे पोस्टपोन करना ही ठीक समझा और रमन की मौत की सज़ा पर अब रोक लग गई। राज्य सरकार के आदेश से रमन को पुणे की यडवड़ा जेल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। उसकी सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। कुछ साल आजीवन कारावास में बिताने के बाद सन 1995 में रमन राघव की किडनी फेलियर से मुंबई के एक अस्पताल में मौत हो गई। कितने लोगों को बेरहमी से मौत के अंजाम तक पहुंचाने वाले रमन का चैप्टर 30 साल बाद क्लोज हो गया। तो ये थी रमन राघव की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।